हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दैट चैप्टर। होप यू ऑल आर गुड। और आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल फोर्सेस के बारे में और कुछ चैलेंजेस के बारे में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमेशा से एक चैलेंजिंग रहा है। ठीक है, और वो चैलेंजेस जो है कितने नुकसानदायक हैं हमारे देश के लिए उसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहला जो फोर्स है वो है आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब जान लेते हैं कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। आपने ये नाम शायद सुना होगा। अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो ये मदद करने के लिए बनाई गई थी, हमारी डिफेंस फोर्स को मदद करने के लिए जो है बनाए गए थे इंडिया में। और ये जो है ना ही मिलिट्री फोर्सेस हैं, ये ना ही कंप्लीटली सिविल फोर्सेस हैं। ओके, सिविल फोर्सेस मतलब जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं हमारे, वैसे तो ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए इनको बोला जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। और इनका जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि डिफेंस फोर्स को हेल्प करना, डिफेंस फोर्स को असिस्ट करना। उसके बाद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्ट गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, ये कुछ आपके जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। जैसे बीएसएफ आपको पता होगा, उसके बाद कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ आपको पता होगा, है ना। उसके बाद आपको आरपीएफ भी पता होगा। तो ऐसे कई सारे फोर्सेस हैं जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस ही हैं। ठीक है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशन के सिक्योरिटी को लेके, जैसे रेलवे स्टेशन, ऑयल डिपोट्स, वाटर रिजर्व्स। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स दिखते हैं, तो वो जो है वो सीआरपीएफ होते हैं। ठीक है, आपके जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है वो होती है। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हमको देखने को मिलते हैं या पुलिस स्टेशन में देखने को मिलते हैं वो नहीं होता है। ठीक है, और इसी तरीके से उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो उनमें, या फिर नेचुरल या फिर मैन मेड। ठीक है, डिजास्टर जैसा भी हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, दोनों में ही उनका रोल उतना इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं पे अगर कोई बहुत बड़ा कुछ अटैक हो जा रहा है या कहीं कुछ ये हो जा रहा है तो भी उनका रोल काफी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो हमारा कंट्री है, कंट्री के इंटरनेशनल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग पीस टाइम, ऑल्सो रेस्ट विद दी पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, भले मतलब शांति हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, झगड़े नहीं है तो मतलब हम काम पे नहीं जाएंगे। काम इन द सेंस मतलब हम बॉर्डर पे नहीं रहेंगे या फिर मतलब हम जो है आराम कर लेंगे, हम आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हमारी मिलिट्री है 24/7 जो है उनको वहां पे मतलब मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब जो है सामने वाला जो दुश्मन है, हमारा एनिमी है, वो अटैक कर दे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं, ये है आपका पैरामिलिट्री फोर्स का। और आगे देख लेते हैं। और जो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, ये कैसे टास्क परफॉर्म करती है? तो इनके जो काम है उनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन एरियाज नियर द बॉर्डर। अब बहुत सारे लोग जो है ना बॉर्डर के आसपास रहते हैं, तो इनका मतलब काम ये रहता है कि उन लोगों के मन में मतलब ये बैठा देना कि कितना मतलब सिक्योर है हमारा बॉर्डर। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहीं से मतलब जो है अलग अलग चीजें स्टार्ट होती है। अगर बॉर्डर पे मतलब जो स्ट्रिक्टनेस है वो दिखेगी ही नहीं या फिर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे ही नहीं, तो उनका तो ये होगा कि यार कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, हम जो है एकदम इजीली जो है असेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जो है बीएसएफ करता है। उसके बाद स्मगलिंग जो है प्रिवेंट करना। स्मगलिंग कैसा होता है? मतलब इस देश से लेके आके दूसरे देश में कुछ बेच देना, या मतलब किसी चीज का जो है इलीगल कुछ ये कराना, ट्रेडिंग कराना, तो वो सारी चीजें आपकी स्मगलिंग। तो स्मगलिंग को रोकना ये इनका काम है। उसके बाद पेट्रोलिंग द बॉर्डर, तो बॉर्डर पे हमेशा पेट्रोल करते रहना, मतलब चेक करते रहना सब ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपरली मतलब ये सब किसका काम रहता है? आपके बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और प्रॉपरली पूरी नजर रखी जाती है कि मतलब दूसरे देश से हमारे देश में तो कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जो कोस्ट गार्ड है, ये जो है कोस्ट गार्ड का जो पोस्ट है वो इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि जो हमारे इंडियन ओशन के बॉर्डर है उनको हम बचा सके, उनको एक तरीके से सिक्योरिटी दे सके। उसके बाद जो कोस्ट गार्ड है तो उनके कई सारे काम होते हैं, जैसे जो फिशिंग ऑक्यूपेशन है उसको बचाए रखना, क्योंकि फिशिंग ऑक्यूपेशन भी एक तरीके से मतलब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करता है ना। बहुत सारे पैसे हमको फिशिंग ऑक्यूपेशन से भी मिलते हैं, और साथ में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है ना। बहुत सारी नौकरियां जनरेट होती है फिशिंग ऑक्यूपेशन से। और उसके बाद और हाँ, ये जो होता है ये इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स में ही होता है। मतलब इंडिया का जितना बॉर्डर है वाटर में, मतलब ओशन में, उतने में। ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे देश के ओशन के कोस्ट के पास जाके हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे काफी काम है इनके, आपके कोस्ट गार्ड के। उसके बाद सारी चीजों पे मतलब नजर रखना, कोई कुछ जो है दूसरी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है,
ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, आपका कोस्ट गार्ड का। उसके बाद जो सीआरपीएफ है हमारी, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेशन में। और गाइस कभी कभी जो है इनको अलग अलग स्टेट में रखा भी जाता है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। मतलब कहीं पे अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या कहीं पे कोई स्ट्राइक हो रहा है तो वहाँ पे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो दूसरा फोर्स है वो है आपका रैपिड एक्शन फोर्स। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर किसी की जान खतरे में है या कोई पब्लिक प्लेस जो है किसी अटैक में आ गया है या वहाँ पे कोई थ्रेट है तो वहाँ पे जो है लोगों को बचाना। और इसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी भी आपका आ जाता है कहीं ना कहीं, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट या फिर कहीं पे अगर रायट्स हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे अगर दंगे जैसे कुछ हो गए या फिर कहीं पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, तो मतलब उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना ये किसका काम है, आपका रैपिड एक्शन फोर्स का। उसके बाद आता है आपका एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अब ये जो है बनाया गया था इसलिए ताकि जो स्टूडेंट हैं उनमें एक तरीके से मतलब डिसिप्लिन आए और अपने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए एक तरीके से मतलब प्यार आए और उनको जो है मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिले। तो ग्रेजुएशन में अगर आप जाओगे तो आपको जो है एनसीसी का चांस मिलता है और वहाँ पे जो है एनसीसी में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उस लेवल की नहीं दी जाती है लेकिन फिर भी मतलब जो है आपको कैसे मतलब जो बिहेवियर है कैसे बिहेव करता है एक मिलिट्री पर्सनल, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, और दोनों ही जो है स्कूल या कॉलेजेस से, मतलब हमारे यहाँ पे तो स्कूल्स में एनसीसी वैसे नहीं है बट बहुत सारे स्कूल्स में भी हमको एनसीसी देखने को मिलता है। लेकिन कॉलेज में आपको जो है ग्रेजुएशन में आपको हर जगह पे मिलेगा और इनमें जो है दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब बॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गर्ल भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे होम गार्ड्स। अब होम गार्ड्स कौन होते हैं, उनका काम क्या है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, आज़ादी के पहले ही बनाया गया था और हर नागरिक जो है होम गार्ड ज्वाइन कर सकता है अपने कंट्री को डिफेंस में असिस्ट करने के लिए, अपने कंट्री के सुरक्षा के लिए, अपने कंट्री को डिफेंस में मदद करने के लिए। और कोई भी नागरिक, आदमी या औरत जिसका एज जो है बिटवीन 20 to 35 है वो होम गार्ड क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और इन फोर्स के जो काम हैं वो कुछ ऐसे हैं, मतलब आप एक तरीके से इनको वॉलंटियर भी बोल सकते हो। तो पहला मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी, दूसरा सप्लाई ऑफ मिल्क, उसके बाद वाटर एंड अदर असेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग राइट्स और स्ट्राइक्स, टू रेगुलेट ट्रैफिक, टू हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ओके गाइस, तो ये है आपका होम गार्ड का रोल। और होम गार्ड कोई भी सिटीजन जो है बन सकता है और इनडायरेक्टली होम गार्ड क्या है, आपका एक वॉलंटियरशिप है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अभी कुछ चैलेंजेस की तरफ। अब हम देखेंगे कौन से चैलेंजेस जो है इंडिया को फेस करने पड़ते हैं एज अ नेशनल सिक्योरिटी। तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पे है और कुछ चैलेंजेस हम आगे देखेंगे अभी। तो आज़ादी के बाद से जो पाकिस्तान और जो चाइना है उन्होंने काफ़ी जो है हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को मतलब एक तरीके से थ्रेटन करने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत बार ऐसे मतलब इंसिडेंट हुए और कई बार जो है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो है डिस्प्यूट भी हुआ, जैसे कि कश्मीर इशू के ऊपर, उसके बाद रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर। समझ में आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इंदस नदी है वो हमारे राज्य से होके निकल के पाकिस्तान जाती है। अगर हम रोक ले इंदस रिवर को अपने राज्य में ही तो पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, उसके बाद डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर, जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट चलता रहता है उस वजह से। अब इंडिया ने जो है कंटिन्यूसली मतलब कोशिश की है कि हम जो है इस इशू को नेगोशिएशन से या फिर डिस्कशन से सॉल्व कर सकें, मतलब बातचीत से जो है सॉल्व कर ले, कोई ऐसी नौबत ना आए। ठीक है, तो इंडिया मतलब हमेशा जो है पीस की तरफ अप्रोच करता है और पीस से करने की कोशिश करता है, मतलब शांति से करने की कोशिश करता है। और इंडिया और चाइना ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है हमारे एशिया के। लेकिन 1962 में हमको एक वॉर करना पड़ा था चाइना के साथ, क्योंकि चाइना जो है वो मतलब बहुत सारे ऐसे देशों में जो है अपनी हेजिमनी, मतलब एक तरीके से अपना जो इन्फ्लुएंस है वो क्रिएट कर रहा है। और वो देश हमारे भी पड़ोसी देश हैं और हम भी उस देश में आते हैं। तो इस वजह से जो हमारा रिलेशन है, मतलब साइनो इंडियन रिलेशन है, वो कई बार मतलब टेंशन में रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि चाइना जो है कोशिश करता है कि मतलब कितनी ज़्यादा टेरिटरी जो है मैं मेरे आजू बाजू वाले देशों से ले लूँ, और बहुत सारे टेरिटरी जो है वो क्लेम भी करता है। और इस वजह से हमारा मतलब काफ़ी डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट डे में भी, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे चल रहा है लद्दाख वाले रीजन में। और एक बार ऐसे वॉर भी हुआ था हमारे और चाइना के बीच में, तो चाइना जो है वो बैटल जीता था, जिससे जो हमारा कश्मीर का एक हिस्सा है वो उनके पास चले गया था, जिनको आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ओके गाइज, आगे देखते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं।
और उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको सिर्फ बाहर के किसी पावर से डर है, अंदर से भी बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जिससे जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है वो हर्ट हो सकता है या हमारे नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी और जो इंटरनल सिक्योरिटी उसके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं वो भी हमारे देश के सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पे कई बार जो है देखा जाता है, क्योंकि अगर आपस में ही हमारे देश के खुद जो लोग हैं वो लड़ेंगे तो प्रॉब्लम तो बहुत आने वाली है। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रीजनलिज्म, मतलब अपने रीजन को लेके बहुत सुपीरियर होना, अपने रीजन को दूसरे रीजन से सुपीरियर बताना, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रेबेलियस मूवमेंट भी हमको देखने को मिलते हैं, मतलब एकदम जो है गुस्से वाले मूवमेंट जो किसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड रहते हैं, या सरकार ने कोई कानून पास किया हो या कोई लॉ पास किया हो तो उस पर मतलब जो है हमको कई बार स्ट्राइक या प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद रेस, एथनिसिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है इनसे कभी कभी प्रॉब्लम आती है। रेस, एथनिसिटी मतलब कि जो आपका जाति नस्ल है वो कैसा है, कभी कभी नस्ल को लेके मतलब किसी जाति को लेके जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेके कई कई प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो है आते रहते हैं जिनसे भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अभी एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे नक्सलाइट मूवमेंट है आपका, तो जो नक्सल एरिया है वो काफ़ी मतलब एक डेंजर है हमारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और नक्सल एरिया आपको थोड़ा मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के थोड़ा इस तरफ जो है मिलेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। तो वहाँ पे नक्सल रीजन है और वहाँ पे कई सारे मतलब गलत काम होते हैं, हम एक तरीके से उनको आतंकवादी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद टेररिज्म, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज टेररिज्म भी है। ठीक है, और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि मतलब ख़त्म करने की, और इंडिया हमेशा जो है टेररिज्म की ख़त्म करने की बात करता है। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।